इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स की लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा रिवीजन आपको लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसे करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट में जो आपका CFM सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर है आपका ये, और इस पहले चैप्टर में हम एक बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को कवर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक अकाउंटिंग की जर्नी को डिस्कस किया था कि भाई स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अकाउंटिंग में अल्टीमेटली करना क्या होता है। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली एक आर्ट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं किया जाता है। और किसको किया जाता है बच्चों? शेयर होल्डर्स को किया जाता है। रिकॉर्डिंग कैसे होती है इस मुद्दे की हम बात करते हैं, या तो जनरल एंट्री बना करके या फिर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करके। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो लेजर मेंटेन करके कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन किया जाएगा। देन आफ्टर समराइजेशन एक्टिविटी में ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी एक्टिविटीज़ को कवर किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जहां रेशो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हम बात करेंगे। और देन आफ्टर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। तो ये एक्टिविटीज़ को हमने एक लास्ट क्लास में समअप किया था कि भाई अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है जिसमें रिकॉर्डिंग से लेकर के कम्युनिकेट करने तक के एस्पेक्ट को हम लेकर के चलते हैं। और इस डेफिनेशन को हम पढ़ते भी कुछ इस तरीके से हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग दोज रिजल्ट्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग भी जैसे कि बोला दो तरीके से, या तो जनरल एंट्री बनाएंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करेंगे। क्लासिफिकेशन में बेसिकली लेजर अकाउंट मेंटेन करते हैं। समराइजेशन जब कर रहे होते हैं तो ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टाइम पर हमने रेशो एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमें अकाउंटिंग में करनी है। हमने शुरुआत करी थी बेटा रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है? तो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो या तो जनरल एंट्री बना के या सब्सिडरी बुक्स बना करके। तो रिकॉर्डिंग इट कैन बी डन बाय द टू मेथड, बाय द जनरल एंट्री और बाय द सब्सिडरी बुक्स। या तो सब्सिडरी बुक्स बनाओ या फिर जनरल एंट्री, दोनों में से किसी एक रूट से हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दोनों मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो रिकॉर्डिंग इट कैन बी डन बाय द टू मेथड, फर्स्ट वन इज जनरल एंट्री एंड सेकंड वन इज सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग करेंगे बाय वे ऑफ जनरल एंट्री तो पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं, गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम जनरल एंट्री तैयार करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों जनरल एंट्री कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। बोला गोल्डन रूल अप्रोच, या फिर इसी को बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा होता है बेटा डायमंड रूल अप्रोच, या इसी को बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। तो जनरल एंट्री भी दो अलग अलग अप्रोच से बनाई जा सकती है, गोल्डन रूल अप्रोच और डायमंड रूल अप्रोच। जब हम गोल्डन रूल अप्रोच की बात करते हैं, क्या बोला बेटा हम? गोल्डन रूल अप्रोच का, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई गोल्डन रूल अप्रोच में ट्रांजेक्शन्स को पहचानना है, नेचर ऑफ अकाउंट्स को पहचानना है और फिर गोल्डन रूल लगाना है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स को हमने समझा था लास्ट क्लास में कि भाई पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट किसे बोला जाता है। जब पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे थे तो हमने बोला था अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, चाहे वो नेचुरल पर्सनल है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सनल हो सकता है, या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। नेचुरल का मतलब राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता किसी का अकाउंट हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब A लिमिटेड, B लिमिटेड, ABC पार्टनरशिप फर्म, जो कि पर्सन नहीं है लेकिन उसे पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। और किसी भी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल की पर्सन की जगह कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लें, जैसे ओनर का अकाउंट, ओनर एक नेचुरल पर्सन होता है, ओनर के अकाउंट की जगह हमने कैपिटल वर्ड इस्तेमाल किया तो कैपिटल भी कैसा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट किसका अकाउंट होता है बेटा? ओनर का ही अकाउंट होता है। ड्राइंग अकाउंट ओनर का ही अकाउंट होता है। ओनर हमारा नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा? भाई जाहिर सी बात है, एक नेचुरल पर्सन ने पैसे लगा रखे हैं और कई बार कोई कंपनी वगैरह किसी अनदर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो बेटा कोई भी जब हम बात करते हैं किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट भी कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जहां पर हम बात कर रहे थे कि भाई कैपिटल, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड अनएक्रूड जैसे आइटम भी हमारे किस में आएंगे?
पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल में बोला था एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और गेन के अकाउंट कहीं ना कहीं प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, और जो अकाउंट नॉमिनल और पर्सनल नहीं है वो अकाउंट हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नेचर के, जैसे कि असेट्स के अकाउंट, कैश अकाउंट, ये कहीं ना कहीं रियल अकाउंट की कैटेगरी में हमारे आते हैं। इसके बाद बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन रूल अप्रोच की हमें बात करनी है, नेचर ऑफ अकाउंट्स की हम बात करेंगे भाई, कि भाई नेचर ऑफ अकाउंट में कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। मैंने इस संबंध में आपको एक वर्क दिया था घर से करने के लिए, और आपसे बोला था कि कोई भी 10 अकाउंट ऐसे ढूंढना जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट, और उन पर चर्चा करेंगे। राइट, चलो बेटा कौन बताएगा पहले? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। सस्पेंस बेसिकली अगर हम बात करें, कोई अकाउंट नहीं होता जिसकी हमें एंट्री बनानी होती है। सस्पेंस की हमें ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली हमें कोई पैसा खर्च किया या कोई ट्रांजेक्शन है सस्पेंस जिसकी हमें एंट्री बनानी है, जिसके लिए हमें गोल्डन रूल लगाने की जरूरत पड़े। तो सस्पेंस फिर आता क्यों है सर? सस्पेंस का मतलब होता है अकाउंटिंग में जो कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस ना डिसबैलेंस हो जाता है। राइट, तो उतना बैलेंस हम कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस में। सारे लेजर अकाउंट में हमने एंट्री बना दी, एंट्री बनाने के बाद अकाउंट्स बनाए, और अकाउंट्स के बैलेंस हम लेके गए ट्रायल बैलेंस में, तब जाके पहली बार सस्पेंस वर्ड आता है। ट्रायल बैलेंस से पहले सस्पेंस वर्ड आएगा ही नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, हमें करना है रिकॉर्डिंग, हमें क्या करना है? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के दौरान हमें अकाउंट्स के नेचर को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद जाके सस्पेंस आता है। तो उसके लिए हमें कोई पहचानने की जरूरत नहीं है कि पर्सनल, रियल या नॉमिनल है। राइट, तो सस्पेंस हम डालते हैं बैलेंसिंग फिगर में, चाहे वो डेबिट में आ जाए या फिर वो क्रेडिट में आ जाए, तो इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? जो भी मिस्टेक होती है वो बाद में आइडेंटिफाई हो जाती है और रिकॉर्डिंग के टाइम पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और बताओ बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट मिला या दिया ये बताओ बेटा। जनरली अगर इंटरेस्ट लिखा, देखो ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी हम बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस में या तो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है या इंटरेस्ट हम देते हैं, वो क्लैरिफिकेशन होता है। कहीं ना कहीं जब आपको बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्ट दिया जाएगा तो भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइडेड होगा आपको। तो डिपेंड करता है वो डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का है, तो कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर होती है। बट इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है या फिर इंटरेस्ट गिवन है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट दिया तो खर्चा हो जाएगा, और इंटरेस्ट अगर रिसीव किया तो वो क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। अगर मिला तो इनकम और दिया तो एक्सपेंसेस। तो जब दोनों की बात करेंगे हम, इनकम हमारा या एक्सपेंस हमारा दोनों ही नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। क्यों पर्सनल होगा? क्यों पर्सनल होगा? रीजन बताओ। क्या वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है? ना। इंटरेस्ट कभी भी अगर हम बात करेंगे बिजनेस के लिए, किस बुक में लिखा हुआ उसे लेके आना, उस बुक को करेक्ट करवाएंगे मेल डाल करके। ऐसा हो ही नहीं सकता, रूल से बाहर थोड़ी ना जा सकते। इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट कैसे होंगे आपके? नॉमिनल अकाउंट। और अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट, सिर्फ वर्ड आप बोल रहे हो, हाँ वो बात अलग है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है किसी का। बात क्लियर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो कैसा इंटरेस्ट हो जाएगा? कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट अगर आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है तो वो कैसा होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्लियर? सेविंग अकाउंट बेसिकली बैंक अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता जिसकी आपको एंट्री बनानी पड़ती हो। बैंक अकाउंट ही बेसिकली क्या होता है? सेविंग अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो बैंक में जो पैसा आपने मेंटेन कर रखा है, तो बैंक एक एंटिटी है, संस्था है, और किसी भी संस्था का अकाउंट अगर आप अपनी बुक्स में मेंटेन कर रहे हो तो वो पर्सनल अकाउंट है। हालांकि एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक के अकाउंट को कभी भी आप रियल ट्रीट करके भी ट्रांजेक्शन कर देना कैश की तरह, तो भी वो सही होगा।
रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करके भी ट्रांजेक्शन करोगे तो भी वो ठीक होगा, उसमें कभी समस्या नहीं आएगी। और बताओ बेटा, किसी का कोई अकाउंट और? गुडविल अकाउंट। जब जब हम गुडविल की बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये टेंजिबल असेट्स है? इंटेंजिबल। तो जब जब हम बात करते हैं गुडविल, ना तो किसी पर्सन का अकाउंट है और ना ही ये खर्चे का अकाउंट है, लेकिन ये असेट्स का अकाउंट है, और असेट्स के अकाउंट हमारे रियल अकाउंट होते हैं। असेट्स के अकाउंट हमने बोला था ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, सारे कैसे होंगे? रियल। कैश अकाउंट क्या होगा? रियल। ये पर्सन का अकाउंट भी नहीं है और ये खर्चे का अकाउंट भी नहीं है। बात क्लियर? और बताओ, 1 मिनट बेटा होल्ड करना। बोलो बेटा बोलो, अब बताइए नेक्स्ट क्या रहेगा। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे भी अपने जो जो डाउट्स हैं आप टाइप करते चले जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी ऐसे अकाउंट जो आपके माइंड में आ रहे हो जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन ना कर पा रहे हो कि एक ऐसा अकाउंट है, वो मैं आपको अकॉर्डिंगली, रूल के अकॉर्डिंगली गाइड कर दूंगा। गुडविल के अलावा और बताओ। जैसे हमने बात करा गुड्स गिवन इन सैंपल फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस हो गया। और जब भी कोई एक्सपेंस होता है वो किस अकाउंट कैटेगरी में जाएगा? नॉमिनल की कैटेगरी में जाएगा। जितना भी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पर हमारा एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस को हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाते हैं और वो हमारा किस में जाएगा? नॉमिनल की कैटेगरी में ही जाएगा। और बताओ बेटा, कोई अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया? 10-10 बोला था मैंने, सारे आइडेंटिफाई हो गए। बिल्स रिसीवेबल। बेटा बिल्स रिसीवेबल्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को इंडिकेट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं जिससे हमें पैसे लेने। बात क्लियर? जैसे हमने राम को सामान सेल किया तो राम को हमने डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो राम हमारा डेटर हो गया। और उस डेटर को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। अब उस डेटर का नाम ना लिख करके हमने बीआर लिख दिया, क्योंकि डेटर को खत्म कर दिया और उसकी जगह पे क्या अकाउंट रेज कर दिया? बीआर। तो जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं, चाहे वो बीआर हो या डेटर्स हो, सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल, ऐसा पर्सन जिससे हमें पेमेंट लेना है, बट पेमेंट लेना है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। राइट? और बताओ बेटा। बोलो बच्चों बोलो। एक इधर से क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर्स। हमने डिवेंचर पर इंटरेस्ट एक्रूड कर लिया, तो बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम पर ही बोला था, एक्रूड, कोई भी एक्रूड है, कोई भी अनएक्रूड है, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रीपेड है, वो सारे के सारे अकाउंट हमारे क्या होंगे? सारे के सारे अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट होंगे। तो उसे पर्सनल के तौर पर आप शो कर सकते हो। एक बच्चे ने और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, कंटिजेंट लाइबिलिटी। आपने सुना है कंटिजेंट लाइबिलिटी? ऐसी कंटिजेंट लाइबिलिटी को कभी रिकॉर्ड किया है आपने? एंट्री बनाई है उसकी? कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी होती है बेटा जो फ्यूचर में अराइज हो सकती है। और कभी भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज को जब हम दिखाते हैं तो बैलेंस शीट के फुट नोट में डाल देते हैं, यस या नो? उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सस्पेंस अकाउंट कैसा अकाउंट होगा? सेम वे, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना उसके लिए आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है,
कि ये रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल है। लेकिन अगर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी बाद में जाके आपकी कंफर्म लाइबिलिटी बनती है तो वो लाइबिलिटी होने के नाते क्या कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो वो सारी लाइबिलिटी आपकी कैसी लाइबिलिटी होती है, पर्सनल अकाउंट। लेकिन जब तक वो कंटिजेंट रहेगी तब तक आपको उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर? और बताओ, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी डाउट मन में आ रहा है, डाउट बताओ। मेरा आंसर है, मेरा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव है आपकी क्वेरीज को आंसर करना। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ पा रहे हो कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बहुत ज़्यादा ही इधर उधर के। सिक्योरिटी प्रीमियम, एक बच्चे ने एक और क्वेश्चन पूछा, सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा अकाउंट है? जितने भी प्रॉफिट्स के अकाउंट होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स के अकाउंट्स होते हैं या जितने भी लॉसेस के अकाउंट होते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करते हुए कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट का एक फीचर होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं पीएनएल के बाद, उसके बाद वो पिक्चर में नहीं रहते। पीएनएल में जाएंगे या तो डेबिट साइड में या फिर क्रेडिट साइड में। डेबिट या क्रेडिट में जाने के बाद वो नेट ऑफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो पिक्चर में नहीं रहते। ऐसे अकाउंट्स को बेसिकली नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनकम के अकाउंट, एक्सपेंसेस के अकाउंट, प्रॉफिट के अकाउंट और लॉसेस के अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोल करके चलते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरीके का प्रॉफिट है आपका, बट कुछ प्रोविजंस की वजह से उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर ना करके, उसे खत्म ना करके डायरेक्टली, कंसेप्चुअली देखा जाए तो ये वास्तविकता में एक तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही है। बट क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो सीधा कहाँ जाना चाहिए, ये पीएनएल में, प्रॉफिट का अकाउंट है। बट ये प्रॉफिट डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है वेरियस रिजर्व्स में। आपने देखा होगा 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस के जितने भी अकाउंट होते हैं सारे के सारे किसको रिलेट करते हैं, शेयर होल्डर्स को रिलेट करते हैं। भाई जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के किसको रिलेट करेंगे, शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को रिलेट करने वाले जितने भी अकाउंट होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। और वैसे भी मैंने टेक्निकली आपको बताया था कि जो आइटम डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा वो नॉमिनल तो नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएंगे। फॉर फीचर में आपका जो फॉर फीचर का जो बैलेंस निकलता है वो या तो हम फॉर फीचर के तौर पर रिजर्व में रखते हैं या फिर हम उसे कैपिटल रिजर्व के तौर पर रिजर्व में रखते हैं, तो वो भी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मान के उसे एंट्री करोगे एकदम परफेक्ट आएगी। लेकिन है वो प्रॉफिट ही, लेकिन उन्हें हम पीएनएल में मर्ज नहीं करते। जिनको प्रॉफिट एंड लॉस में मर्ज कर दिया जाता है, जिनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है पीएनएल में जाकर के, वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। बात क्लियर? और जनरली वो प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट्स होते हैं। इससे आगे इनका क्वेश्चन आया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्लियर हो गया होगा। पूजा क्वेश्चन पूछ रही है कि सर ट्रेडमार्क और फ्रेट अकाउंट ये दोनों कैसे अकाउंट है? ट्रेडमार्क बेटा एक असेट्स का अकाउंट है, इंटेंजिबल असेट्स का अकाउंट है, तो कैसा अकाउंट हो जाएगा, रियल। और फ्रेट की बात करेंगे, ये हमारा एक्सपेंसेस का अकाउंट है, और एक्सपेंसेस का अकाउंट क्या बन जाएगा, नॉमिनल। और बताओ बेटा आपके कुछ डाउट्स आ रहे हो? टाइप करते जाओ बच्चों जल्दी जल्दी से, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे टाइप करते चले जाएं। फेस टू फेस में हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। घर के लिए एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, जहाँ पर बोला था कि घर पर बैठ करके आराम से आइडेंटिफाई करना, क्या ये पर्सनल अकाउंट होगा, क्या ये रियल अकाउंट होगा, या फिर ये नॉमिनल अकाउंट होगा। और कोई क्वेश्चन बेटा माइंड में आ रहा है? पूछो बेटा। ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन कैसे पूछें, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है। मन में जैसा भी डाउट आ रहा हो आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला अकाउंट बताइए। तो जब जब हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उस दौरान हमारे को मालूम होना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है। अब मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस तो आ गए सारे जो आने थे, या रहता है किसी को कोई पेंडिंग क्वेश्चन पीछे?
हाँ जी भाई साहब, घर जाके देखा था, एक आध अकाउंट निकाला, 10 अकाउंट ढूंढने के लिए बोला था मैंने, सारे आंसर आ गए थे। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं है, आप तो एक जनरल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब तो हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी सेल से मिलने वाली रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट बेसिकली क्या हो गया, एक तरीके से सेल, और सेल अकाउंट हमारा बेस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो एक तरीके से एक्सपेंसेस के ही अकाउंट होते हैं, लेकिन एक बड़े अमाउंट में होने की वजह से उन्हें हम असेट्स में क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने 10 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस कर दिया बिजनेस के स्टार्टिंग के दौरान, और पहले ही साल में अगर 10 करोड़ में पीएनएल में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के तौर पर डाल दूं तो वो तो हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट। लेकिन उसी पीएनएल को, उसी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं पीएनएल में ट्रांसफर ना करके उसे अपनी असेट्स के तौर पर बैलेंस शीट में अगर मैं दिखा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है वो पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, हाँ या ना। और दूसरे शब्दों में बात करें, क्योंकि उसे बैलेंस शीट में लेकर के आ रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में अब उसे रखेंगे नहीं, तो उसे किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा, रियल नेचर के अकाउंट की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उसे रियल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये मान के चलो आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया और धीरे धीरे उसे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। भाई असेट्स पे भी हम क्या करते हैं, आज हमने 10 लाख खर्च करे और हमें मालूम है ये 10 साल चलने वाली असेट्स है, तो धीरे धीरे करके 1-1 लाख रुपए पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ना डेप्रीसिएशन के तौर पर। तो वो डेप्रीसिएशन में जितना जाता है वो कितना बन जाता, वही अमाउंट क्या बन जाता है, नॉमिनल अकाउंट, और जो बैलेंस शीट में रह जाता है वो क्या रहता है, पर्सनल अकाउंट। ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मैंने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के खर्च करे तो पहले साल के पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए, तो उतना तो हो गया नॉमिनल। बैलेंस जो 9 लाख बचा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर बैलेंस शीट में रखना, वो कैसा हो गया, रियल। आगे फिर उसमें से 1 लाख पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, धीरे धीरे करके उसे राइट ऑफ कर देंगे। वैसे बाय नेचर वो एक्सपेंसेस का अकाउंट है, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, बट जबरदस्ती उसे रियल बना सकते हैं हम डेफर करके, राइट। आगे एक क्वेश्चन आ रहा है सर, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। अब देखो बेटा, यहां पर हम बात करते हैं अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं किसी को तो डिविडेंड हमारी लाइबिलिटी होती है, डिविडेंड पे करना, और हर एक लाइबिलिटी कैसा अकाउंट होती है, पर्सनल अकाउंट। वैसे डिविडेंड अकाउंट शेयर होल्डर का अकाउंट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाता है, राइट। अगर डिविडेंड हमको किसी से मिल रहा है, मिल भी तो सकता है डिविडेंड हमारी कंपनी को, हमारी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा, उसकी जगह डिविडेंड मिल रहा है, तो वो हमारा एक तरीके से इनकम हो गया, और जो इनकम हो गया वो इनकम हमारा कैसा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंगली। और बताओ बेटा, कोई और क्वेश्चन याद आ रहा है। वैसे आपने इतने टाइम से क्यों नहीं पूछे थे अपने क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा था। अब बेटा ऐसा होता है ना कि जैसे घर पर कई बार स्पेशल गेस्ट आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, अरे नहीं एक और खा लो, अरे एक और खा लो, ये वो वाला काम थोड़ी चल रहा है कि एक एक बच्चे से पूछा जाएंगे। जब जिस सबसे बोला गया तो अपना बारी आते सब अपने अपने डाउट्स पूछते चले जाओ, हेजिटेट थोड़ी ना होना है। अब ऐसे ही हेजिटेट होगे तो सीखोगे कैसे। अब जैसे ही मैंने आपका नाम लेके बोला, आपने फटाफट से 2 अकाउंट पूछ लिए, इसका मतलब उसको रखे बैठे थे, पूछना नहीं था। पूछा करो, अगर कुछ मन में आ रहा है तो उसे डिस्कस करोगे तभी तो। चलिए, और बेटा आपका पीछे कोई डाउट तो नहीं, यहां तक क्लियर है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 कैटेगरी के अकाउंट होते हैं। अब मैं पूछ लूँ आपसे, चलिए, तो मुझे लगता है आपने सारा का सारा रिसर्च कर लिया है और जो डाउट्स थे वो आपने मेरे से पूछ लिए। अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपसे। बैड डेट्स अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जाहिर सी बात है लॉस का अकाउंट है, बैड डेट्स एक लॉस होता है, और लॉस का अकाउंट बेसिकली हमारा कैसा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बात क्लियर। आगे हम बात कर रहे हैं बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जब भी कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, राइट। तो वो कैसा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल नेचर का अकाउंट हो जाएगा।
तो प्रोविजन वर्ड अगर हम बात करते हैं तो लेट सपोज बैड डेट्स हमारे 10,000 के हैं, प्रोविजन बनाए हमने 5,000 का, 5,000 के और हो सकते हैं, तो बैड डेट्स तो दिखा देंगे पीएनएल में 15,000 के टोटल करके, और प्रोविजन को एज हम लाइबिलिटी के तौर पर क्रेडिट करके रख लेंगे। बात क्लियर? जो भी प्रोविजंस होते हैं वो हमारे कैसे अकाउंट होंगे? लाइबिलिटी के अकाउंट होंगे, और कैसे बन जाएंगे? पर्सनल नेचर के अकाउंट। क्लियर? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्यों? शेयर होल्डर का अकाउंट है, जहां शेयर होल्डर को डेबिट करना चाहिए उसकी जगह पर हम शेयर फाइनल कॉल को डेबिट कर देते हैं। तो शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, सारे अकाउंट कैसे अकाउंट हो जाएंगे? पर्सनल नेचर के अकाउंट हो जाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स को। शेयर कैपिटल अकाउंट अपने आप में कैसा अकाउंट बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। बात क्लियर? इसके अलावा आपने बताना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैसा अकाउंट है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रियल क्यों? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने पर लॉस है, और सारे लॉस के अकाउंट, लॉस का अकाउंट कैसा होगा? नॉमिनल। अब ये जरूरी थोड़ी है फिक्स्ड एसेट्स वर्ड आ गया तो वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट्स ही रहेगा। आपको याद है जब आप 11th क्लास में पीएनएल अकाउंट बनाते तो इस टाइप का ट्रांजैक्शन कई बार आता था, जिसको आप पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाया करते थे, और मैंने आपको एक रटने वाला तरीका भी दिया था, जो आइटम पीएनएल में आ गया वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा ही रहेगा। बात क्लियर? तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैसा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अलावा अगला अकाउंट है बच्चों मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर, पक्का? इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स बन रही है अभी, लेकिन कुछ हद तक बन चुकी है, कुछ रहती है, तो भी वो किस कैटेगरी में रहेगा? रियल। कैपिटल WIP, जब कोई टेंजिबल असेट्स बनती है तो उसे बोला जाता है कैपिटल WIP। क्या बोला जाता है? कैपिटल WIP। तो भी वो कैसा अकाउंट रहेगा? रियल नेचर का। गुडविल हमारा कैसा अकाउंट रहेगा? रियल नेचर का। डेटर्स, डेटर्स बेटा डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, और उन पर्सन की जगह पर अगर हमने डेटर वर्ड नाम लिख दिया, जैसे राम से हमें पैसे लेने, सेल किया है, और राम का नाम ना लिख करके अगर उसकी जगह डेटर नाम लिख देंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्टी का नाम ना लिख करके उसकी जगह हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? डेटर। बैंक लोन, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या एसेट साइड में, क्या असेट साइड में हमारे पर्सनल अकाउंट नहीं होते? मैंने बोला था लाइबिलिटी साइड के सारे पर्सनल होते हैं, असेट साइड में कुछ पर्सनल कुछ रियल। बैंक लोन, बैंक लोन सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम बैंक लोन कैसा अकाउंट है? बैंक लोन एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, बैंक लोन एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, और लाइबिलिटी का अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। बात क्लियर? और दूसरे शब्दों में बैंक लोन बैंक का अकाउंट है, और बैंक एक आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, और आर्टिफिशियल एंटिटी का नाम ना लिख करके अगर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव नाम लिख दें तो वो कैसा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर? तो बैंक अकाउंट हो गया, बैंक लोन अकाउंट हो गया, ये किस कैटेगरी में जाते हैं? पर्सनल की कैटेगरी में जाते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हो ना इस तरीके से? चलिए, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन बेटा पहली बात तो वो लाइबिलिटी है, तो पर्सनल अकाउंट है। वैसे भी शॉर्ट टर्म लोन किसी ने किसी बैंक से लिया होगा, तो वो एक तरीके से बैंक का ही अकाउंट हो गया। बात क्लियर? एक तरीके से किसका अकाउंट हो गया? बैंक अकाउंट, जो हमारी बुक्स में, यानी किसी पार्टी का अकाउंट हमारी बुक्स में, तो कैसा अकाउंट हो गया? पर्सनल।
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, जाहिर सी बात है, किसी के पास हमने पैसे जमा कर रखे, उसका अकाउंट अपने ओपन कर रखा है। रैकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का मतलब बैंक के पास ही कर रखे होंगे ना। रैकरिंग डिपॉजिट जो टुकड़ों में धीरे धीरे जमा कराया जाता है, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर्सनल अकाउंट। क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट, ये अजीब से नाम है ना, इनमें समस्या होती थी ना, अभी आंसर कर पा रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ लाइबिलिटी 100% पर्सनल अकाउंट होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन टेक्निकली भी देखो, अगर आप बाय रूल्स भी अगर आप बात करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि बैंक से हमने पैसा बेसिकली विड्रॉ कर लिया, तो बैंक का अकाउंट हम अपने पास मैनेज करके चलेंगे, तो वो एक पर्सनल अकाउंट हो गया। कुछ पूछ रहे थे बेटा, कोई डाउट? सॉरी, डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट की अगर हम बात करेंगे, देखो डिपॉजिट हमारा असेट्स भी हो सकता है, डिपॉजिट हमारा लाइबिलिटी भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट अगर हमने कहीं कराया है तो वो हमारा असेट्स है, और किसी ने हमारे पास डिपॉजिट कराया है वो हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? असेट्स हो गया। बात क्लियर? लेकिन असेट्स वो क्यों, असेट्स होने के बावजूद भी वो क्यों हमारा पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि किसी ने किसी पार्टी के पास डिपॉजिट कराया, किसी ने किसी एंटिटी के पास डिपॉजिट कराया, और उस एंटिटी का नाम ना लिख करके हम क्या लिख रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट। जैसे मैंने एसबीआई में पैसा जाके डिपॉजिट करा दिया, एफडी करा दी एसबीआई में, तो एसबीआई ना लिख करके मैंने क्या लिखा अपने अकाउंट में? फिक्स डिपॉजिट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो गया, लेकिन ये असेट्स का अकाउंट है। लेट सपोज मैं, मेरा बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम व्हीकल बनाते हैं, कार बनाते हैं, जितने भी हमारे एजेंट हैं वो सारे के सारे जब भी हम मेरे से फ्रेंचाइज लेते हैं, तो उस दौरान हमारे यहाँ पर डिपॉजिट का प्रावधान है कि भाई आप पहले 5 करोड़ डिपॉजिट कराओ, हम आपको व्हीकल देते रहेंगे और आप उन्हें सेल करके हमें पैसा ट्रांसफ़र करते रहना। तो वो जो पैसा हम डिपॉजिट करा रहे हैं वो पब्लिक का पैसा, यानी वो सॉरी, उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो अंडरटेकिंग है जिन्होंने हमारे यहाँ से फ्रेंचाइज ले रखी है, उनका पैसा जब हम अपने पास डिपॉजिट कराएंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी, जो हमें फ्यूचर में कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। बात क्लियर? तो डिपॉजिट लाइबिलिटी भी हो सकती है, डिपॉजिट एसेट्स भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट हमने कर रखा है या दूसरों का हमने जमा कर रखा है। क्लियर? सैलरी अकाउंट, सर सैलरी अकाउंट कौन सा होगा किसी इंस्टीट्यूशन के लिए? देखो बेटा, इंस्टीट्यूशन की बात करें या किसी के लिए भी बात करें, किसी भी बिजनेस के लिए बात करें, सैलरी अगर एम्प्लॉयज़ को पे की जा रही है तो वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का अकाउंट नॉमिनल होता है। लेकिन अगर यही सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बात क्लियर? जब भी किसी बिजनेस के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन बिजनेस है या कोई अदर बिजनेस है, सैलरी हमेशा क्या रहेगा? नॉमिनल। और बताओ बेटा, कोई और मन में डाउट आ रहा है किसी के? आंसर कर पा रहे हैं? तो मुझे उम्मीद है जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मुझे बता पाएंगे। ना भी बता पाएं तो जब भी हम इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा एंट्री बनाते टाइम पर। तो अब इतना तो आपको विश्वास हो गया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट। देखो लास्ट क्लास में मैंने जो आपको टॉपिक कराए थे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट हमने डिस्कस कर लिए थे, इनका जो बेसिक रूल्स था ये डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्टकट भी मैंने ओरली बताया था लास्ट क्लास में आपको, अब मैं उसे नोट करा देता हूँ। राइट? शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट।
पहला पॉइंट, ऑल अकाउंट्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, और P&L are nominal in nature. Second point, all accounts covered in the liability side of balance sheet are personal in nature. All accounts in assets side of balance sheet, all accounts in asset side of balance sheet कुछ पर्सनल अकाउंट होते हैं, सम रियल, कुछ पर्सनल होंगे तो कुछ रियल। पॉइंट वाइज हम नोट कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। गोल्डन रूल अप्रोच की हम बात कर रहे थे। पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई किया टाइप्स ऑफ अकाउंट, पॉइंट नंबर सेकंड में शॉर्टकट, और पॉइंट नंबर इसका मेन पॉइंट नंबर थर्ड बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में। अब देखो ये जो अकाउंट है ना, दोबारा से मैं इसमें आपको देखो नोटिंग मैंने आपको डेवलप करा दी है, लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में भी आते हैं और ट्रेडिंग P&L में भी आते हैं। ऐसे अकाउंट को आप किसका ट्रीट कर लेना, बैलेंस शीट का अकाउंट ट्रीट कर लेना, राइट। जैसे स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी आता है और बैलेंस शीट में असेट्स में भी आता है। तो सर उसे नॉमिनल माने या रियल माने, तो उसे बैलेंस शीट का ट्रीट करके आंसर करना रियल। बात क्लियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा P&L में भी आता है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी आता है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के बेसिस पर आंसर करना कि वो हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्योंकि ये शॉर्टकट है, रटी हुई, ये रटी हुई चीज़ है, इनमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें लॉजिक नहीं लगाना। तो जैसे मैं आपको नॉर्म्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली इससे क्या जल्दी आंसर कर सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो फिर रूल्स में जाना कि भाई पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, नॉमिनल का रूल्स क्या कहता है, और फिर जो पर्सनल नॉमिनल नहीं है तो क्या होगा, रियल नेचर ऑफ अकाउंट्स। क्लियर। तो यहाँ कोई 99% यहाँ से आंसर दे पाओगे, लेकिन समटाइम कन्फ्यूजन हो तो आप समटाइम अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेना कि जब जब हम बात करेंगे रूल्स को देख लेना। संजना मैं यहाँ तक के नोट्स बेटा शेयर कर दूंगा आपको, बट अभी जो नोट कराते जा रहा हूँ साथ ही साथ नोट करते चले जाओ। क्लियर। वो एप्लीकेशन में शेयर कर दूंगा मैं पिछले नोट्स को, लेकिन अभी आप साथ साथ नोट कर लो। शॉर्टकट टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, गोल्डन रूल्स।
मुझे एक बात बताओ बेटा, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? अरे तो आंसर करने में क्या जा रहा है? बोला सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? बेटा एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते क्वेश्चन, बच्चा सोचता है कि बताओ इतना इजी क्वेश्चन कैसा होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अकाउंट, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो पर्सनल को डिफाइन कर देना, रियल को डिफाइन कर देना एंड नॉमिनल को डिफाइन कर देना। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं करना कि इसका आंसर सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, अभी तो आपने बताया था। उसे कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं ना कि कितना कॉन्सेंट्रेशन से आप चीज़ों को सुन रहे हो, वो आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई करते हो। ठीक है, तो जब पूछता हूँ रिप्लाई कर दिया करो। मैंने क्या बोला, गोल्डन रूल्स की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, तो 3 ही तरीके के गोल्डन रूल्स हम बनाएंगे। पर्सनल के लिए अलग, रियल के लिए अलग और नॉमिनल के लिए अलग। तो गोल्डन रूल्स अगर हम बात करेंगे तो इसे 3 कैटेगरी में शो करेंगे। एक रहेगा आपका पर्सनल, दूसरा रहेगा बेटा रियल, तीसरा होगा नॉमिनल। राइट बेटा, मुझे एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? किसी पर्सन का अकाउंट होता है। पर्सन या तो किसी बिजनेस के लिए गिवर हो सकता है या रिसीवर। भाई जैसे मैं बिजनेस चला रहा हूं, जब भी कभी एंट्री बनानी होती है तो ऐसे बनानी होती है आपको, ये मानते हुए कि मैं बिजनेस हूं और मैं अपनी खुद एंट्री बना रहा हूं। तो जब भी कोई बिजनेस के साथ में डील करेगा तो या तो वो गिवर होगा पर्सन, या फिर वो रिसीवर होगा। अगर कोई बिजनेस का रिसीवर है, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको हमेशा डेबिट किया जाएगा। और बिजनेस को कुछ अगर कोई दे रहा है, गिवर है बिजनेस के लिए, तो उसे हमेशा क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या तो पर्सन एक रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। तो नोट कर लो इसके नीचे बच्चों, पर्सनल अकाउंट का फंडामेंटल क्या रहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताओ बेटा, कोई मुश्किल टास्क है? किसी को कभी फ्यूचर में समझाना हो तो कैसे बोलोगे? पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का अकाउंट होता है, पर्सन या तो रिसीवर होता है या गिवर। रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। बेटा रियल नेचर के अकाउंट्स बताओ, ये कैसे अकाउंट होते हैं? ये थिंग्स के अकाउंट होते हैं, कमोडिटीज के अकाउंट होते हैं। इनमें या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई ऑब्जेक्ट बिजनेस से जाता है। तो जो आएगा उसे डेबिट करना है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। तो व्हाट्स कम्स इज डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो नोट करो यहां पर डेबिट, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाएगा उसे क्रेडिट कर देंगे और जो आएगा उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अगली कैटेगरी है बेटा नॉमिनल नेचर के अकाउंट। बेटा नॉमिनल नेचर के अकाउंट की बात करें तो ये कैसे अकाउंट होते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट। तो नोट करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। बात याद रख पाओगे बेटा? ये बड़ा सिंपल है। पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, थिंग्स या तो आएंगी या जाएंगी। जो रिसीवर होगा डेबिट, गिवर होगा क्रेडिट। थिंग्स आएंगी तो डेबिट, जाएंगी तो क्रेडिट। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स या इनकम्स आर क्रेडिटेड। बात क्लियर? रूल्स के अकॉर्डिंगली एंट्री बनाना सीखेंगे।
रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री में नोट कराऊंगा और एक एक करके आप उन्हें जनरलाइज करते चले जाएं। अब तक की अगर हम बात करें, हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट में था अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रोड मैप बनाया, पॉइंट नंबर सेकंड में रिकॉर्डिंग, पॉइंट नंबर थर्ड में रिकॉर्डिंग कैसे होगी जनरल एंट्री के थ्रू, फिर हमने बोला जनरल एंट्री जो प्रिपेयर किए जा सकते हैं गोल्डन रूल और डायमंड रूल के अप्रोच के थ्रू पॉइंट नंबर 4 में। अब पॉइंट नंबर 1 गोल्डन रूल अप्रोच की बात कर रहे हैं, और गोल्डन रूल अप्रोच में फर्स्ट पॉइंट में हमने अकाउंट्स डिस्कस करे थे, सेकंड पॉइंट में हमने शॉर्टकट, और थर्ड पॉइंट में गोल्डन रूल, और इसका जो फोर्थ पॉइंट होगा वो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस होगी। बात क्लियर? तो यहां पर इसका सब पॉइंट नंबर 4 बनाएंगे, एग्जाम्पल्स ऑन जनरल एंट्री। बेटा कोई भी एंट्री, चाहे आपको रटी हुई एंट्री है, लेकिन उसे रटे हुए तरीके से मत बनाना, रूल्स लगा के बनाना। ऐसा तो सेल परचेज की बड़ी सारी एंट्री आपको ऐसे ही आती है, फटाफट से आप आंसर कर देते हो। अब आंसर जल्दी मत करना मुझे, पहले अपने माइंड में रूल घुमाना, कौन से 2 ट्रांजेक्शन है इसमें, उनके नेचर क्या हैं, उनमें कौन सा वाला गोल्डन रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली एंट्री बनाएंगे। आराम से बनाना है, क्योंकि देखो ये टाइम वो टाइम होता है, कुछ एंट्री तो बड़ी फास्ट बना देंगे आप, फिर अटक जाएंगे। तो आज के बाद ये नियम बनाओ कि लाइफ में कभी भी कोई एंट्री बनाओगे तो चाहे भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाओगे। क्लियर? उससे क्या होगा कि आपका ना अकाउंटिंग स्ट्रांग हो जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होता है, रटी हुई एंट्री बस ऐसे ही हमने बना दी, फिर वो लॉजिक माइंड से निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, आप जब भी कोई एंट्री बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके लॉजिक आपके माइंड में घूमेगा। बात क्लियर है? तो पहली एंट्री है बेटा गुड्स परचेज इन कैश। ₹80,000। एंट्री क्या बनेगी बेटा? पहले तो 2 एस्पेक्ट्स बताओ, इसमें कौन कौन से 2 एस्पेक्ट अफेक्ट हुए आपके। गुड्स परचेज इन कैश ₹80,000। एक तो परचेज जो कि आपका एक्सपेंस है, और दूसरा है कैश। कैश आपका गया, रियल नेचर का अकाउंट था, उसमें आना जाना देखा जाता है, और परचेज एक एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि अगर एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट करो, इनकम हुआ है तो क्रेडिट करो। तो पहले तो परचेज हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरा कैश आइडेंटिफाई किया, फिर इनके अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई किया, बोला परचेज हो गया नॉमिनल और कैश हो गया रियल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और ये एक्सपेंस है तो इसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश आया या गया? कितने रुपए से? तो क्रेडिट किया जाएगा। बात क्लियर? तो टू कैश अकाउंट। देखो जो टाइम मैं आपको दे रहा हूं ना, धरती के किसी भी कोने पे चले जाना, कोई भी टीचर इतना स्लोली आपको टाइम नहीं देगा शुरुआत में। और टाइम देने के पीछे पर्पज़ ये नहीं है कि मुझे टाइम पास करना है, टाइम देने के पीछे पर्पज़ ये है कि बाद वाली अकाउंटिंग आप बहुत स्पीड से समझ पाते हो अगर आपको जनरल एंट्री पे कमांड हो जाती है। अगर जनरल एंट्री पे कमांड नहीं रहती ना, तो बच्चा सिर्फ सिर हिलाता है कि हाँ उसे समझ में आ रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और जनरली ये समस्या पाई जाती है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज मेरे साथ साथ कर लिया, घर पे जाके रिवाइज कर लिया, और थोड़ा सा दिमाग घुमा लिया, इसमें मेरे अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो आपकी अकाउंटिंग कमज़ोर नहीं रहेगी, ये गारंटी से मैं कह सकता हूँ। किसी भी बिजनेस के अकाउंट उठा करके आप कह सकते हो कि हम कर देंगे आपकी अकाउंटिंग, क्योंकि पकड़ बन जाएगी अकाउंटिंग पर आपकी। अकाउंटिंग होती कैसे वो सीख जाओगे।
तो ये जो पहला चैप्टर है ना, मैं आपको अकाउंटिंग करना सिखा रहा हूँ, आप अकाउंटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो अगर ये चैप्टर ढंग से सीख लिया तो, कि दूसरे से कराने की जरूरत नहीं। अभी किसी का बोला जाए कि हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग कर दो, आप हाथ खड़े कर दोगे, नहीं इतना नहीं आता हमको, हमने तो कभी करी नहीं। लेकिन इस चैप्टर को करने के बाद आप 100% कर पाओगे। तो एक बहुत बड़ा स्किल आपके अंदर डेवलप होने जा रहा है। लेकिन उसके लिए एक ही काम करना है आपने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो एक तो ध्यान से सुनना है, दूसरा घर पे जाके रिवाइज करना है, जितना बोला जाए, जितना पढ़ा जाए उसे बार बार रिवाइज करना है। अगर इस चैप्टर पर कमांड कर ली तो आगे वाले चैप्टर आपको दुखी नहीं करेंगे, बड़ा इजीली समझ में आएंगे। थ्योरी इजीली आराम से समझ आई जाती है, प्रैक्टिकल भी उसका बहुत इजी रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, उसे रटना नहीं पड़ेगा आपको। पहली एंट्री हमने बनाई बेटा, गुड्स परचेज इन कैश 80,000 रुपीज। दो एलिमेंट थे, एक तो एक्सपेंस था, दूसरा हमारा एसेट्स था। एक्सपेंस अगर होता है तो उसे डेबिट करते हैं, असेट्स अगर कम होता है, जाता है, आउटफ्लो होता है असेट्स का, तो उसे क्रेडिट किया जाता है। एंट्री हमारी बन चुकी है, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। नरेशन हम लिख देते हैं। नरेशन जब लिखते हैं तो बेटा बीइंग का मतलब होता है बाय रीजन ऑफ, हमें एंट्री बताना पड़ता है कि एंट्री क्यों बना रहे हैं, तो बीइंग लिखा मतलब बाय रीजन ऑफ, और बीइंग के आगे जिस लिए एंट्री बना रहे हैं वो बात लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, तो बीइंग गुड्स परचेज। सेकेंड एंट्री, हाँ बेटा, कैश गया है और गुड्स आया है, और कैश जब जा रहा है तो वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, और गुड्स आया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस गुड्स एक तरीके से नॉमिनल हो गया। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और वो एक्सपेंस हमारा कैसा अकाउंट हो जाता है, नॉमिनल। तो परचेस की जब हम बात करेंगे, कई बार ना ऐसा मन करता है कि सर परचेस को ना रियल अकाउंट समझ लो, क्योंकि कैश जा रहा है, गुड्स आ भी तो रहा है। लेकिन जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, या तो कुछ आइटम को हम असेट्स में क्लासीफाई करते हैं, कुछ को हम एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू नेचर में क्लासीफाई करते हैं। तो ये गुड्स आपका खर्चा है, क्योंकि जब तक खरीदोगे नहीं तब तक बेच नहीं पाओगे। तो खरीद और बिक्री के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। हाँ, एक थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ बता रहा हूँ आपको। हमने 10 लाख का सामान खरीदा, उसमें से 8 लाख का बेच दिया, 2 लाख का स्टॉक में रह गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो स्टॉक में रह गया उसका यूज 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, तो उसे हम असेट्स बना देते हैं, वो कैसा अकाउंट हो जाता है, रियल। लेकिन जो सामान हम हमारा बेचने के लिए खरीदा गया है और वो सेल होगा, वो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो परचेज हमेशा क्या होगा, नॉमिनल। बच्चा ना कभी कभी सेल परचेज को ना रियल समझने लगता है, जबकि सेल और परचेज दोनों आपके कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो वो कैसे अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। दूसरा एंट्री बेटा, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। एंट्री क्या बनाओगे इसकी? पहली बात तो ये बताओ, इसमें कौन कौन से दो आइटम अफेक्ट हुए? फर्नीचर के साथ हम परचेज वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। अगर गुड्स खरीदेंगे तो सिर्फ परचेज बोलेंगे, और कोई भी असेट्स खरीदेंगे तो सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्नीचर हमारा एक आइटम हो गया, दूसरा कैश हो गया। दोनों ही रियल नेचर के अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल और कैश भी रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो, जो आएगा उसे डेबिट करो। आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। और एक एक साइड में 150 का फर्नीचर आ रहा है, दूसरे साइड में 150 का कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 1,50,000।
being furniture purchased. Next entry, goods sold to Ram, rupees 1 lakh on credit. Goods sold to Ram, rupees 1 lakh on credit. बताओ बेटा इसमें कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? बेटा एक तो सेल अकाउंट हो गया। सेल आपका इनकम है एक्सपेंसेस है? इनकम। और इनकम के अकाउंट कैसे अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि अगर इनकम है तो क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस है तो डेबिट करो, यानी कि सेल क्रेडिट होगा इधर, राइट। दूसरा पहलू है इसमें, अगर कैश में सेल होता तो दूसरा पार्ट बन जाता कैश, लेकिन ये तो हमने उधार सेल किया। राम एक पर्सन है और पर्सन का अकाउंट कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के बारे में देखा जाता है कि वो रिसीवर है या गिवर है। अब ध्यान से सुनना जरा, एक बात बता रहा हूं, पते की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एक ट्रांजेक्शन में एक पार्टी रिसीवर होती है, दूसरी गिवर होती है, तो वहां तो रूल लगाने में बड़ी समस्या आएगी। बिजनेस सामान सेल कर रहा है और राम क्या कर रहा है? उस सामान को रिसीव कर रहा है। तो बताओ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले या राम के पॉइंट ऑफ व्यू से? कंफ्यूज नहीं होना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। बिजनेस तो एंट्री बना रहा है और बिजनेस ये देखेगा कि ये सामने वाला रिसीवर है या गिवर है। वो अपने आप को नहीं देखेगा कि मैं रिसीवर हूं या गिवर हूं। हमने बोला था ना, पर्सनल नेचर के अकाउंट में रूल क्या होता है? रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। अब जब बिजनेस से सामान सेल करा तो बिजनेस ने तो सामान दिया, बिजनेस तो गिवर हो गया और सामने वाला क्या हो गया? रिसीवर। तो अब यहां मुद्दा, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बिजनेस ने गुड्स दिया मतलब गिवर, गिवर इज क्रेडिट, कर दो राम को क्रेडिट, गलत हो जाएगा। जब भी एंट्री बनाओ तो क्या फील करना है? जैसे मैं बिजनेस हूं और मैं अपनी एंट्री बना रहा हूं, मैं अपने आप को नहीं देखूंगा, मैं सामने वाले को देखूंगा। सामने वाला क्या है? तो राम क्या है? रिसीवर या गिवर? और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। हालांकि एक एंट्री, एक साइड को आप सही पोस्ट कर दो ना, दूसरी साइड अपने आप से अपोजिट में पोस्ट हो जाएगी, सही पोस्ट हो जाएगी। लेकिन हमने दोनों पहलू को चेक करना है, क्या दोनों पहलू रूल्स के अकॉर्डिंगली खरे उतर रहे हैं या नहीं। शुरुआत में थोड़ा स्लो जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा फायदा क्या रहेगा, बाद में कमांड हो जाती है, फिर बाद में प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, अपने आप ही पेन चलता है आपका, राइट। तो रूल्स क्या कहता है बेटा? यहां पर गुड्स राम को सेल किया तो राम रिसीवर है, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? राम को हम डेबिट करेंगे, राम डेबिट कितने से? और सेल हमारा इनकम का अकाउंट है, इनकम हमारा क्या होता है? क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। बताओ बेटा कोई समस्या यहां तक? किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से कन्वे करें। और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे ऑल क्लियर टाइप करें अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट मेड टू राधा। मेड टू राधा, रुपीज 60,000 इन कैश। राधा को पेमेंट किया हमने 60,000 रुपए का कैश में। जल्दी से बताओ बेटा यहां पर कौन कौन से दो पार्टी इन्वॉल्व हैं? एक तो राधा और एक कैश।
अच्छा, कैश गया या आया? गया, पेमेंट किया तो गया। और बेसिकली कैश एक रियल नेचर का अकाउंट, रियल नेचर का रूल क्या कहता है, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो, तो कैश तो क्रेडिट होगा। अब राधा जो पार्टी है, अपोजिट पार्टी राधा है, बिजनेस जब राधा को पेमेंट कर रहा है तो राधा एक पार्टी होगी। राधा रिसीवर है या गिवर है? और रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। बात क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? राधा डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 60,000 being payment made to राधा। यहां तक बताओ बेटा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? अगला, BR ऑफ ₹1,00,000 received from मिस्टर राम। भाई राम से हमने 1,00,000 रुपए का BR रिसीव किया। बेटा मुझे एक बात बताओ, राम हमारा डेटर होता है? यस नो, वो हमारी डेटर की लिस्ट में था। अभी वो डेटर के बजाय डेटर का लिस्ट में से हटा देंगे। डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेटर को हटा करके वो अपनी जगह पर एक दूसरे नाम से BR दे रहा है, लेकिन बैलेंस हमारा कितने का रहेगा? वही 1,00,000 रुपए का, ₹1,00,000 का। पहले अगर हम बात करें, जो पार्टी गिवर है, क्या बोला? जो पार्टी गिवर है, जैसे यहां पर राम गिवर है तो राम को क्रेडिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो राम आपको BR दे रहा है तो राम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड BR भी हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट है। और अब पहले तो वो पर्सनल अकाउंट राम के नाम से मेंटेन था, अब वो किसके नाम से मेंटेन है? BR के नाम से। तो जब जब कोई पार्टी कहीं ना कहीं अपने किसी बैलेंस को आपसे खत्म करवा रही है, तो उसके बदले या तो आपको कैश चाहिए, या तो उसके बदले आपको बैंक से पेमेंट चाहिए, या कोई असेट्स चाहिए, तब तो उसका पेमेंट खत्म मानोगे। नहीं तो फिर उसी पार्टी को दूसरे नाम से क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो राम ने एक तरीके से BR दिया तो वो एक तरीके से गिवर हो गया, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। लेकिन BR भी इटसेल्फ हमारे लिए क्या हो गया? एक तरीके से असेट्स हो गया। और असेट्स को हम क्या कर देंगे? BR वाले असेट्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। या दूसरे शब्दों में बात करें, एक व्यक्ति का कोई भी डेबिट बैलेंस है उसे खत्म करके किसी दूसरे नाम से मेंटेन किया जाए, तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दो, यस या नो? पुराने वाले डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दो और नया वाला डेबिट बैलेंस वहां पर डेबिट कर दो। इस टाइप की जो एंट्री बनती है जहां पर बैलेंसेस का क्रॉस कैंसिलेशन होता है, वो गोल्डन रूल अप्रोच से उतना बेहतर उसमें फीलिंग्स नहीं आती। इसके बाद मैं डायमंड रूल अप्रोच पढ़ाऊंगा, वहां पर जो क्रॉस कैंसिलेशन वाली एंट्रीज हैं उन्हें बनाना बड़ा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम पर्सन टू पर्सन बात नहीं करते, वहां पर हम असेट्स वाइज बात करते हैं। जो असेट्स खत्म हो रही है उसे क्रेडिट कर दो, जो असेट्स बढ़ रही है उसे उठा के डेबिट कर दो। बात क्लियर? यहां पर भी अगर देखा जाए तो BR भी पर्सनल है और साथ ही साथ में आपका राम भी पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो राम को तो बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया कितने रुपए से, लेकिन अभी रिसीवर भी कौन है? फिर राम ही है, क्योंकि उसने कोई पैसा थोड़ी ना दिया है, तो रिसीवर तो बना रहेगा। लेकिन इस बार उस रिसीवर का नाम राम नहीं लिखा जाएगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव नाम लिखा जाएगा, दैट इज नोन एज BR। तो गिवर भी वही है और रिसीवर भी वही है। तो एंट्री क्या बनेंगे? BR डेबिट।
being BR received from Ram. अगली एंट्री बेटा, डेप्रीसिएशन of rupees 50,000 charged on furniture. इस एंट्री को बेटा आप बनाओ, ट्राई करो पहले, फिर मैं आपसे इस एंट्री को क्रिएट करवाऊंगा। Depreciation of rupees 50,000 charged on furniture. Depreciation of rupees 50,000 charged on furniture. एंट्री बनाई बेटा। डेप्रीसिएशन एक रियल नेचर का अकाउंट है, और जब उस पर फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर एक रियल नेचर का अकाउंट है, और डेप्रीसिएशन एक लॉस का अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो ये कहता है कि अगर लॉस है तो उसे डेबिट करेंगे, तो डेप्रीसिएशन तो डेबिट होगा। यस या नो? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 2। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, असेट्स की बात करते हैं। आपकी असेट जितने की भी रही होगी उसमें से 50,000 की कम हो गई, मतलब एक तरीके से 50,000 की असेट्स का आउटफ्लो हो गया। और जब असेट्स आए तो डेबिट करते हैं भाई, रियल नेचर का अकाउंट आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट, तो उतने ही अमाउंट से यहां पर हम फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। बात क्लियर? भाई असेट जब खरीदते हैं तो कंप्लीट नहीं आती है, और डाप लगता है धीरे धीरे वो क्या होती है, खत्म होती है, तो इसका मतलब जाना हो गया। तो जब आपका कोई भी रियल नेचर का अकाउंट अगर जाता है, आउटफ्लो होता है उसका, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रीसिएशन एक लॉस है, डेबिट कर दिया, और लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि लॉस इज डेबिटेड, और दूसरा है हमारा रियल नेचर का अकाउंट जैसे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम 50,000 से क्रेडिट करेंगे। बोलो बेटा क्या कह रहे हो? बिल्कुल, आपकी बात को मैं मानता हूं। अगर आप इसकी जगह कैश क्रेडिट कर रहे हैं तो क्या कैश गया आपके पास से? मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कैश आपके पास से जाता, अगर असेट्स को सेल करते 50,000 में, तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पैसा आता, राइट, और असेट्स आपकी जाती। लेकिन इस दौरान कोई पैसा नहीं आया, सीधा लॉस हुआ है, कितने का, 50,000 का। लॉस को डेबिट कर दिया और असेट्स को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? लॉजिकली चलो, अगर कैश को डेबिट क्रेडिट करना है तो ये देखो कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर इसमें तो कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं,
तो कैश को कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। लेकिन असेट्स आपकी कम हो रही है, पहले मान के चलो ये डाप हो सकता है फर्नीचर पहले 10 लाख का हो, अब कितने का रह गया होगा, 9,50,000 का, इसका मतलब 50,000 का चला गया, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिटेड। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। रूल्स के थ्रू चलना है, रूल्स के इधर उधर कहीं नहीं जाना, राइट। नेक्स्ट एंट्री बेटा, मिस्टर राम स्टार्टेड a business and introduce rupees 5 lakh in cash and also give furniture to business worth rupees 50,000। बनाओ बेटा इस एंट्री को। इस एंट्री को बनाओ बेटा, रूल्स के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। Mr. Ram started a business and introduced rupees 5 lakh in cash and also give furniture to business worth rupees 50,000। अच्छा ये बताओ आपके बिजनेस में आ क्या क्या रहा है। फर्नीचर कितने का आ रहा है, और कुछ आ रहा है, कितने का, कैश रियल नेचर का अकाउंट है, फर्नीचर रियल नेचर का अकाउंट है। रियल नेचर का रूल क्या कहता है, जो आए उसे डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, जो आए उसे क्या करना है, डेबिट। ये बार बार करते आ रहे हैं, तो एंट्री बनाते टाइम पे फर्नीचर को डेबिट कर दोगे और कैश को डेबिट कर दोगे, हाँ या ना। दूसरा रूल है इसमें, राम एक गिवर है, आप बिजनेस के तौर पर ट्रीट कर रहे हो। राम ने आपको क्या क्या दिया, 5 लाख रुपए का कैश और 50,000 का फर्नीचर, मतलब 5,50,000 रुपए से गिवर है कौन, राम। और राम एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। रूल क्या कहता है, जब पर्सनल नेचर का अकाउंट हो तो गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो राम को कितने से क्रेडिट करोगे, 5,50,000। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, फर्नीचर डेबिट 50,000, टू राम, अभी बनाओ मत एंट्री, टू राम 5,50,000। रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही एंट्री बननी चाहिए, हाँ या ना। बट इस एंट्री में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। आपको याद है हम अपने बिजनेस में कभी ओनर का नाम नहीं लिखते, तो राम का नाम जहां क्रेडिट करने वाले हैं उसकी जगह पर राम का नाम क्रेडिट ना करके कैपिटल नाम क्रेडिट कर देंगे। बात तो बराबर है ना, समझ में आ गया, बस इतना ही मॉडिफिकेशन करना था, एंट्री बना दो। देखो गलत नहीं है, लेकिन ये हमारा ना ट्रेडिशन नहीं है, कस्टम नहीं है, बात क्लियर। जैसे आपने कैपिटल ही क्रेडिट करोगे अगर वो ओनर है, क्योंकि ये क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट में राम है तो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, और वैसे अगर कोई राम होता अदर देन ओनर तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। बात क्लियर, जो कस्टम है वो हमें मानना पड़ता है। हाँ हाँ,
मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि बेटा जब भी हम कोई अदर एक्टिविटी कर रहे होते हैं किसी भी पर्सन के साथ में, भाई यही तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कैपिटल अकाउंट का जो समझाया था, उस यही तो समझाया था कि भाई ओनर का नाम हमें सेपरेट रखना पड़ता है, क्योंकि उसी बिजनेस में हो सकता है किसी और राम के साथ डीलिंग करने में, राम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ओनर के नाम की जगह इसीलिए हम क्या रख लेते हैं, कैपिटल। लेकिन शुरुआती टाइम में हम रूल्स को एनालाइज करते टाइम पर राम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाद में राम के नाम को हटा के बस कैपिटल रख दो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रियल नेचर का अकाउंट है, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, कितने से, और फर्नीचर डेबिट, ये कितना, और टू राम ना लिख करके क्या कर दूं, 5,50,000। बीइंग बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बताओ बेटा कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत? अगले मुद्दे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री नोट करो। असेट्स ऑफ रुपीज 1,00,000 destroyed by fire। इसे फिक्स्ड एसेट्स लिख देता हूं बेटा, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 1,00,000 destroyed by fire and rupees 80,000 received from insurance company in cash as compensation। फिक्स्ड एसेट्स कितने की थी बेटा, 1,00,000 रुपए की, खत्म हो गई, डेस्ट्रॉय हो गई, जल गई, तो जो फिक्स्ड एसेट जल गई वो गई, आउटफ्लो हो गया उसका, तो टू फिक्स्ड एसेट्स कर दो 1,00,000 रुपए से, ये से नो भाई, असेट्स जो रियल नेचर का अकाउंट होता है ना फिक्स्ड एसेट्स, तो जो फिक्स्ड एसेट्स खत्म हो गई वो इसका मतलब चली गई, और जो जाए उसे क्या कर दो, क्रेडिट। तो एंट्री बनाते टाइम पे क्या कर देंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से बेटा, 1,00,000 रुपए से। आया क्या आपके पास, कैश, कितने लाख रुपए का, 80,000 का। तो कैश रियल नेचर का अकाउंट है, जो आए उसे डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, मुझे एक बात बताओ, 1,00,000 रुपए की एसेट जली, मिला कितना, 80,000, 20,000 का लॉस है या नहीं है? लॉस जितने भी होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। being fixed assets destroyed and insurance company pay compensation। fixed assets destroyed and insurance company pay compensation। यहां तक बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बेटा अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ एंट्रीज के थ्रू फिर रिवाइज करेंगे डायमंड रूल अप्रोच को, सॉरी गोल्डन रूल अप्रोच को, और इसके बाद फिर अगली अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है।